and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. लगता है कि तुम्हें हमें इस बारे में बताना चाहिए। हम सब लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। संग इन से कहता है तुम्हारे पास चाहे कितने भी ज्यादा हंटर्स क्यों ना हो, उसके सामने सारे बेकार हैं, क्योंकि वो सारे हंटर्स को भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है और तुम ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हो, क्योंकि तुम भी थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग वाली बात सुनके डांसू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कहने की, मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ। संग इन की बात से वो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है मुझे अब तुमसे और कोई भी बात नहीं करनी, मैंने फैसला कर लिया कि तुम क्या हो। डांसू कोरिया से लाई हुई इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को उठाता है और कहता है इसके ऊपर जो पिक्चर है अगर इस बंदे के बाल काट लिए जाए तो ये बिल्कुल इसी पिक्चर की तरह का दिखेगा। ये तो वाकई में एक इंसान है जो कि कोरिया से है, हालांकि 10 साल डंजन के अंदर गुजारने से भी इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। डांसू संग इन से कहता है तुम्हारे ग्रेड्स तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हारा रैंक भी अच्छा है, आजकल तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकोगे। आजकल डंजन में हमारा ग्रेड सिस्टम चलता है, तुम जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारोगे उतनी ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जमाना पुराना हो चुका है, इसलिए तुम्हें इस नए जमाने के मुताबिक ढलना होगा। लेकिन जैसे ही डांसू नीचे पड़ता है उसकी बीवी का नाम होता है और क्यों ही, और उसके 2 बच्चे भी होते हैं और बच्चों में से बेटे का नाम पढ़ के डांसू हैरान हो जाता है। डांसू संग इन से कहता है क्या तुम्हें अपनी बेटी का नाम याद है? संग इन से कहता है मेरी बेटी का नाम संग जीना है। डांसू से कहता है और तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? संग इन से कहता है मेरे बेटे का नाम संग जिन्नू है। संग जिन्नू का नाम सुनते ही डांसू हंसना शुरू कर देता है। संग इन से कहता है अचानक तुम्हें क्या हुआ? डांसू अपनी ब्लड लॉस वाली पावर को रिलीज करता है। संग इन देखकर हैरान हो जाता है और कहता है अचानक इसको क्या हो गया? डांसू हंसते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था इसका फैसला मैंने करना है कि तुम एक मॉन्स्टर हो या इंसान हो, तुम जिंदा रहोगे या नहीं। संग इन भी अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हें अचानक क्या हुआ? मेरे बेटे का नाम सुनकर तुम्हारा ब्लड लॉस मोड एक्टिवेट हो गया। डांसू से कहता है मैं जवाब नहीं दूंगा। संग इन से कहता है तो भी मैं अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करूंगा। डांसू सोच रहा होता है अगर मैं उसके बेटे से बदला नहीं ले पाया तो मैं इसके बाप से बदला लूंगा। और साथ ही वो बाहर खड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहता है ये एक मॉन्स्टर है और मैं इसे मारने वाला हूँ, तुम लोगों को जल्दी से इस बिल्डिंग को खाली करना होगी क्योंकि ये मुझ पर अटैक करने वाला है। डांसू संग इन से कहता है मैं अभी साउथ कोरिया से वापस आया हूँ और मैं तुम्हारे बेटे के करंट स्टेटस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तुम्हारा बेटा मर चुका है। संग इन बहुत हैरान हो जाता है। डांसू से कहता है लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास भेज रहा हूँ, तुम ऊपर जाकर अपने बेटे से मिल सकते हो। नेक्स्ट सीन डीमन कासिल का होता है जहाँ पर संग जिन्नू अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है और उसे 10,000 सोल्स को इकट्ठा करना है। जिन्नू अपनी क्वेस्ट के पार्ट 1 के लास्ट स्टेप पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका सामना एक नेक्रोमैंसर के साथ होता है, बिल्कुल जिन्नू की तरह का एक नेक्रोमैंसर जो कि डेड्स को कंट्रोल कर सकता है। उसके पास अपनी ज़ॉम्बीज़ की पूरी आर्मी होती है। जिन्नू इग्निस और आयरन से कहता है मेरे लिए रास्ता साफ करो, मुझे जाकर उससे फाइट करनी है। जिन्नू के शैडो सोल्जर्स और उसकी डेड आर्मीज के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फ्लोर के बॉस का नाम बैटस होता है। मीटस जिन्नू से कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मेरे बच्चे कमजोर होंगे, जरा मेरे सोल्जर्स को देखो कितने ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जैसे वो सामने देखता है सामने जिन्नू नहीं होता। जिन्नू उसकी चेयर के ऊपर खड़ा होता है, उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं कमजोर हूँ? मीटस जिन्नू को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिन्नू से कहता है मुझे नहीं पता था कि मरे हुए ज़ॉम्बीज़ को भी डर महसूस होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम मरने वाले हो। और साथ ही जिन्नू अपने नाइफ से उसको मार देता है। मीटस क्योंकि बहुत ज्यादा वीक होता है, उसकी हाथ पावर यही होती है कि वो बहुत ज्यादा सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके डिफेंसेस बहुत ज्यादा वीक होते हैं। साथ ही जिन्नू के पास विंडो ओपन होती है, कहा जाता है कि तुमने मीटस को हरा दिया है। मीटस क्योंकि बॉस लेवल का मॉन्स्टर होता है, इसलिए उसको हराने पर जिन्नू को बहुत सारी स्पेशल आइटम्स मिलती है जिसमें उसे एक स्पेशल वाटर टाइप का पोशन मिलता है। इसके अलावा मीटस के पास जितनी भी डीमन सोल्स होती है वो सारी जिन्नू को मिल जाती है और साथ ही 2 पॉइंट के साथ उसका लेवल अप होता है। जिन्नू कहता है इसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा है, ये तो एक वक्त में बहुत सारी आर्मी को कंट्रोल कर सकता है, मैं इसको भी अपने शैडो में तब्दील करना चाहता हूँ, लेकिन ये डीमंस की सोर्स को अपने शैडो से नहीं बना सकता। जिन्नू कहता है मेरे सेट का मुझे एक और पीस मिल गया है, मुझे पता था कि बॉस ग्रेड का मॉन्स्टर एक और पीस छोड़ेगा। अब जिन्नू के पास अपने सेट में 2 चीजें हो चुकी हैं, जबकि बाकी की 2 चीजें उसे चाहिए अपने सेट को पूरा करने के लिए। उसके बाद उसे नया स्किल मिलेगा। जिन्नू कहता है इसका मतलब यहाँ पर और भी बॉस ग्रेड के मॉन्स्टर्स होंगे जिनसे मुझे सेट आइटम्स मिलेगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्वेस्ट यहाँ पर पूरी हो चुकी है क्योंकि मैंने 10,000 से ज्यादा सोर्स को इकट्ठा कर लिया है। जिन्नू वहीं पर बैठ जाता है और कहता है वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं अपनी लिमिट पर हूँ, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है, कहा जाता है कि तुमने अपनी क्वेस्ट के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है और एक और विंडो ओपन होती है, उसे कहा जाता है अब तुम अपने रिवार्ड्स को हासिल कर सकते हो। जिन्नू अपने रिवार्ड 1 को एक्सेप्ट करता है और उसे कहा जाता है अपने लिए आइटम को चूज करो जो भी तुम चूज करना चाहो, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। जिन्नू अपने स्टोर को ओपन करता है और कहता है क्या मुझे एक ऐसा वेपन खरीदना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा महंगा हो, क्योंकि अगर वो महंगा होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन मुझे ऐसी चीजों पर अपने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए क्योंकि डंजन के अंदर बॉस को मारने पर मुझे अच्छे अच्छे वेपन्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे मैं डंजन को क्लियर करता जाऊंगा मुझे वेपन्स मिलते जाएंगे। जिन्नू से फिर से कहा जाता है जल्दी से चूज करो। जिन्नू कहता है मुझे अपने कर्स रैंडम बॉक्स को चूज करना है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जिन्नू ने ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स को चूज किया था, लेकिन कर्स आइटम बॉक्स को चूज नहीं कर पाया था। उसी वक्त जिन्नू के हाथ में कर्स रैंडम बॉक्स आ जाता है। उन दोनों बॉक्सेस में फर्क ये होता है कि ब्लेस्ड आइटम बॉक्स में एक ऐसी आइटम होती है जो कि प्लेयर को चाहिए होती है, जबकि कर्स आइटम बॉक्स में एक ऐसी चीज निकलेगी जिसकी प्लेयर को जरूरत है। जिन्नू कहता है ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स में मुझे की मिली थी जो कि डीमन कासल की थी, यहाँ तक मैं पहुंचा, मैंने अपने लेवल को अप किया और पता नहीं इस बॉक्स में से मुझे क्या मिलेगा। जिन्नू कहता है मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ इस बॉक्स में से क्या निकलेगा। उसे लगता है बॉक्स ओपन होता है और उसके अंदर से एक और की निकलती है। जिन्नू मुझे देखा हैरान हो जाता है, कहता है इसके अंदर से तो एक और की निकल आई, लेकिन उस की डिटेल्स के बारे में कुछ भी नहीं होता, ना ही डिस्क्रिप्शन होती है और ना ही उसका रैंक होता है। जिन्नू कहता है ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इसके बारे में तो कोई भी डिटेल नहीं लिखी हुई, ऐसी आइटम मैंने पहले कभी नहीं देखी, मैं इसको कहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। जिन्नू से अपनी बैटरी में रख लेता है और कहता है किसी न किसी दिन मुझे पता चल ही जाएगा। साथ ही जिन्नू अपने रिवार्ड 2 को एक्सेप्ट करता है। रिवार्ड 2 में से +20 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। जिन्नू कहता है मैं अपने सारे पॉइंट्स को अपनी इंटेलिजेंस में शामिल करना चाहूंगा, यानी कि अपनी मैजिकल पावर्स में, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा शैडोज को कंट्रोल कर सकता है। और तीसरे नंबर पर उसके पास ऑप्शन होता है हिडन रिवार्ड का। जिन्नू कहता है एक्सेप्ट रिवार्ड 3। जिन्नू कहता है कर्स रैंडम बॉक्स में से की निकली, मुझे कोई भी ज्यादा उम्मीद नहीं कि इसमें से कुछ अच्छी चीज निकलेगी। तीसरे रिवार्ड में से उसके पास एक पेपर निकलता है जो कि होली वाटर ऑफ लाइफ का होता है। उसे कहा जाता है कि तुम इसे होली वाटर ऑफ लाइफ बना सकते हो, जिससे तुम किसी बीमारी को क्योर कर सकते हो। नेक्स्ट सीन फिर से वाशिंगटन का होता है। संग इन और डांसू दोनों के दरमियान फाइट होती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। फाइव फाइटर्स वहाँ पर आग बुझा रहे होते हैं। वहीं पर कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खड़े होते हैं और कहते हैं हमने तो सुना था जब ऐसे रंग के हीरोज में फाइट होती है तो आसपास की सारी जमीन तबाह हो जाती है।
जाती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बिल्डिंग दबा हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये वाकई में एस रैंक की फाइट थी? चीफ से कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, एस रैंक की फाइट बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। लेकिन यहाँ पर एस रैंक की फाइट नहीं थी, क्योंकि हमारा एस रैंक का हीरो डांसू संग गिलवान के सामने टिक नहीं पाया। इससे पहले कि एस रैंक का हीरो तबाही मचाता, संग गिलवान ने उसको हरा दिया और उसी वक्त सामने दिखाते हैं डांसू बेचारा जमी हालत में बिल्डिंग के मलबे में पड़ा होता है, लेकिन संग गिलवान वहाँ पर नहीं होता और यहाँ पर बताते हैं कि जिनू का बाप पावर में जिनू से भी ज्यादा पावरफुल है और यहीं पर वही अच्छे से हरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन साउथ कोरिया का होता है। जिनू हॉस्पिटल में अपनी बीमार माँ के पास जाता है। जिनू की माँ एक ऐसी बीमारी में होती है जिसमें वो ना जिंदा है ना ही मरी हुई है। ये एक ऐसी खास बीमारी होती है जो कि हंटर्स के आने के बाद हुई थी। जैसे केस ओपन होना शुरू हुए, लोग इस बीमारी में उतरा होने शुरू हो गए। जिनू के हाथ में वो कागज होता है जो कि होली वाटर के लिए है। जिनू होली वाटर ऑफ लाइफ की डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, उसके बारे में लिखा होता है कि एक ऐसा पोषण है जिससे तुम किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हो और ये उसी वक्त काम करेगा जब बीमार बंदा इसकी पूरी की पूरी वाटर को पी लेगा। जिनू कहता है यही वो चीज है जो मुझे अपने साइड इफेक्ट से मिलने वाली है। मुझे सिर्फ अपने साइड इफेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक और आइटम चाहिए। इसका मतलब मुझे डीमन कासल में फिर से जाना होगा और एक बॉस को हराना होगा। अगर मैंने साइड इफेक्ट को हासिल कर लिया तो मुझे होली वाटर ऑफ लाइफ मिलेगा, जिससे मैं अपनी मॉम को क्योर कर सकता हूँ। जिनू कहता है वुल्कन को हराने पे मुझे मैजिकल गुड मिली थी, जबकि म्यूटस को हराने पर मुझे स्पेशल वाटर मिला था और मेरी लास्ट आइटम डीमन किंग का प्योरीफाइड ब्लड है। इसका मतलब मुझे डीमन किंग को हराना होगा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मुझे लगता है कि डीमन किंग हाईएस्ट फ्लोर पर होगा। मुझे दोबारा से ड्रैगन के अंदर जाना होगा और उस डीमन किंग को हराना होगा। अगर मैं डीमन किंग को हरा देता हूँ तो मुझे होली वाटर ऑफ लाइफ के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे और फिर मैं अपनी मॉम को ठीक कर सकूंगा। मैंने डीमन कासल के अंदर पूरा एक हफ्ता गुजारा, जिससे मेरा लेवल 16 नंबर के साथ ऊपर गया। अब जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं एक एस रैंक के बराबर हूँ, मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। जिनू अपनी मॉम से कहता है मॉम आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है, मैं बहुत जल्दी आपको ठीक कर लूंगा। जिनू कोरियन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में जाता है, जहाँ पर रिसेप्शन में बैठे बैठे न्यूज सुन रहे होते हैं। न्यूज चैनल पर यूनाइटेड स्टेट्स की न्यूज चलाई जा रही होती है जो कि जिनू के फादर के बारे में होती है। वो लोग बड़े ही आराम से न्यूज सुन रहे होते हैं और कहते हैं ये दुनिया तबाह होने वाली है। हंटर से आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। दूसरी रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है मिस्टर जंग एक हंटर आया है अपनी रिवैल्यूएशन के लिए। मैनेजर जंग उस लड़की से कहते हैं महीने में एक दो बार इस तरह की लड़की जहाँ पर जरूर आ जाती है, पता नहीं इनको क्या लगता है, शायद एक दो बार डंजन में जाने से इनका रैंक हाई हो सकता है। मैनेजर जंग लड़की से कहते हैं जल्दी से इससे फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, इसकी डिटेल्स वगैरह लिख लो और इसे रिवैल्यूएशन सेंटर में भेज दो। नेक्स्ट सीन व्हाइट टाइगर गेट का होता है जहाँ पर मास्टर जोनो बैठे होते हैं और उनके सामने सारे फॉर्म्स पेश किए जाते हैं। लेकिन उसी वक्त मैनेजर जंग उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं मास्टर आपने जैसा कहा था एक लड़का हमारे पास आया है जिसका नाम संग जिनहू है, वो हमारे पास रिवैल्यूएशन के लिए आया है। हेड मास्टर से कहते हैं क्या वाकई में वो संग जिनहू है? मैनेजर जंग कहते हैं हाँ बिल्कुल वही है, उसने अप्लाई कर दिया है। रिसेप्शनिस्ट जिनहू को लेकर वेटिंग एरिया में बिठा देती है। वहाँ पर टोटल 4 लोग बैठे होते हैं। दरवाजा खुलता है और एक लड़की उनसे कहती है अगला बंदा आ जाओ। एक घंटा उठकर अंदर चला जाता है। जिनहू क्योंकि यहाँ पर पहले भी आ चुका है, जिनहू कहता है आज भी इनका बैटल वही पुराना है। अब पीछे 3 लोग रह जाते हैं, उनमें से एक तो बहुत ज्यादा नर्वस होता है जबकि एक हंसरा होता है और कहता है तुम लोगों को नर्वस होने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें कोई भी रैंक मिलता है उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वहीं पर बहुत सारे छोटे गिल्ड से लोग भी खड़े होते हैं जो कि इनको हायर कर रहे होते हैं। जैसे ही अपने रैंक लेकर बाहर निकलते हैं वो मतलब उन्हें बताता है अगर तुम्हें डी रैंक मिलता है या फिर इससे ज्यादा तो वो लोग तुम्हें जल्दी से हायर कर देंगे। ये सारे छोटे गिल्ड वाले हैं, इनके पास कोई भी नहीं जाता ज्वाइन करने के लिए, इसलिए ये लोग हमेशा यहीं पर रहते हैं ताकि जैसे किसी को उसका रैंक मिले वो उसे अपने गिल्ड में शामिल कर सके। वो इन दोनों से कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें गिल्ड्स को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे प्रोटेक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और ये खतरनाक काम करते हैं, जिससे डेथ रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिनहू कहता है ये सारे छोटे गिल्ड्स वाले हैं, ये हाई रैंक की डेंजर को क्लियर करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके पास इतनी ज्यादा मैन पावर नहीं होती, जिसकी वजह से हादसा बढ़ जाते हैं और बहुत सारे हंटर्स मारे जाते हैं। उसी वक्त जो हंटर अंदर गया था वो चेहरा लटकाकर बाहर निकल आता है। रिसेप्शन में लड़की कहती है अगला कौन है आ जाओ। वही हंटर जो कि पहले बातें कर रहा होता है उनसे कहता है अगर तुम्हें ई रैंक नहीं मिलता तो भी सबसे अच्छा है, हमें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं, ई रैंक के अलावा कोई भी रैंक चलेगा। वहीं पर बैठा हुआ वो हंटर जो कि बहुत ज्यादा नर्वस होता है वो कहता है अगर मुझे ई से ज्यादा हाई का रैंक मिलता है तो मैं किसी अच्छे गिल्ड को ज्वाइन कर सकता हूँ, जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई होगी और मैं अपनी बेटी के साथ दोबारा रह सकता हूँ और मैं अपना सारा कर्जा भी उतार सकता हूँ। साथ ही वो कहता है मुझे कम से कम सी रैंक तो चाहिए ही। जिन्हों की उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है हंटर के रैंक से उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। एक हंटर की पावर को उसके रैंक से डिटरमिन किया जाता है, चाहे आप अपनी बॉडी को कितना ज्यादा ट्रेन करें, चाहे आप किसी भी वेपन की कितने ज्यादा माहिर क्यों ना हो। अगर आपका रैंक ज्यादा हाई नहीं है तो आप इन गिल्ड्स की नजर में बिल्कुल बेकार है। इसके अलावा हाई रैंक के हंटर्स को ज्यादा इनकम मिलती है। मिस्टर सोंग एक बहुत ही अच्छे तलवारबाज है, उन्होंने सालों तक इसकी प्रैक्टिस की है लेकिन वो भी ताशी के सामने नहीं टिक पाए क्योंकि मिस्टर सोंग का रैंक उनसे कम था। मैं भी सालों से डेंजर्स के अंदर जा रहा हूँ लेकिन एक ए रैंक के हंटर के तौर पर मैं अपने रैंक से कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया, लेकिन अब मैं दोबारा से रीवैल्यूएट होगा और मुझे कंफर्म है कि मुझे इस बार एस रैंक मिलेगा। उसी वक्त वो बंदा जो कि पहले उनको भाषण दे रहा था वो अंदर से बाहर निकलता है, बहुत ज्यादा उदास होता है, कहता है मुझे तो सिर्फ ई रैंक मिला है। वो लड़की कहती है अब आगे कौन है? वो मोटा बंदा जो कि पहले बहुत ज्यादा नर्वस होता है वो कहता है मुझे नहीं जाना। वो लड़की कहती है क्या तुम बीमार हो? वो लड़का कहता है नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, पहले इसको ले जाए मैं बाद में आऊंगा। जिन्नू लड़की के साथ अंदर चला जाता है, सामने एक बड़ा सा मैजिक बॉल आता है। वो लड़की जिन्नू से उसका नाम पूछती है, वो जैसे जिन्नू का नाम अपने कंप्यूटर में एंटर करती है तो उसे पता चलता है कि जिन्नू के पास ई रैंक है। वो लड़की जिन्नू से कहती है क्या तुम यहाँ पर दोबारा अपनी रैंकिंग के लिए आए हो? वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है हमेशा ऐसा ही होता है, ये ई रैंक वाले जब भी किसी डंजन में जाते हैं दोबारा से आकर रीवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, क्या पता इनका रैंक हाई हो गया हो। वो लड़की जिन्नू से कहती है अपना हाथ इस बड़े से पिस्टल बॉल के ऊपर रखो और इंतजार करो। जिन्नू जैसे उसके ऊपर अपना हाथ रखता है एक एनर्जी फ्लो निकलता है। वो लड़की अपने कंप्यूटर में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जिन्नू की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसका कंप्यूटर उसको नाप नहीं रहा होता। वो लड़की कहती है शायद मेरे कंप्यूटर में कोई एरर है, हम दोबारा से ट्राई करते हैं। वो दोबारा से ट्राई करती है लेकिन फिर से एरर आ जाता है। वो लड़की कहती है ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, शायद हमारे कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई है, मैं जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाकर लाती हूँ। मैनेजर चाहिए अंदर आते हैं और उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या मशीन खराब है, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ पर है? वो लड़की मैनेजर से कहती है वो वॉशरूम गया हुआ है। मैनेजर से कहते हैं क्या उसे नहीं पता था कि यहाँ पर काम चल रहा है, फिर वो वॉशरूम भी चला गया। मैनेजर उस लड़की से कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे बताओ क्या मसला है? वो लड़की कहती है हमारी मशीन शायद खराब हो गई है, ये बार बार एरर दे रही है। मैनेजर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैंने अभी भी व्हाइट टाइगर गेट के मास्टर से बात की, वो इस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस है, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया देखने के लिए कि इस लड़की में ऐसा क्या हास है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डबल रेटिंग इतनी ज्यादा हास है कि सभी को मिलती रहे। वो लड़की कंप्यूटर पर दिखाती है, मैनेजर से कहती है यहाँ पर देखो एरर आ रहा है। मैनेजर कहते हैं अब ऐसा नहीं है कि सभी को डबल रेटिंग मिलती रहती है, आगे पता नहीं ये लोग यहाँ पर आते क्यों है, अपने पैसे तैयार करके अपनी रेटिंग को रीवैल्यूएट करवाते हैं। लेकिन साथ ही मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मैनेजर उस लड़की से कहते हैं आगे तुम यहाँ पर कितने ऐसे से काम कर रही हो? वो लड़की मैनेजर से कहती है मुझे यहाँ पर काम करते हुए तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, तो मैंने कुछ गलत कर दिया? मैनेजर
मैनेजर सोचते हैं इस लड़की को तो यहाँ पर सिर्फ 6 महीने हुए हैं। लास्ट टाइम हमारे पास जो एसएन का हंटर आया था वो चाह इन थी, जो कि इस वक्त हंटर एसोसिएशन के साथ काम कर रही है। उसकी मैयर में भी कंप्लेन हो रही थी, उस वक्त भी यही एरर आ रहा था। मैनेजर से कहते हैं जल्दी से चैंशी को बुला कर लाओ, अगर वो वॉशरूम में है तो जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल कर लाओ, यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस मसला चल रहा है, उसे जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। वो लड़की मैनेजर से कहती है आज यहाँ पर हो क्या रहा है। मैनेजर से कहती है ये कोई एरर नहीं है, हम इसकी एनर्जी को रीड नहीं कर पा रहे। क्या तुम्हें इस बात का मतलब पता है कि हम इसकी एनर्जी को क्यों रीड नहीं कर पा रहे? इसका मतलब ये है कि हमारा मैजिक डिटेक्टर इसकी एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये एस रैंक का हंटर है या फिर इससे भी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़का हमारे साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर बूजी अगर मॉनिटरिंग डिवीजन से है, वो हंटर एसोसिएशन गिल्ड के गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए जाते हैं। गिल्ड मास्टर से कहते हैं मैंने सुना है कि स्कैवेंजर गिल्ड के ब्राउनस्टोन ने रेड गेट को क्लियर करने में मदद की है व्हाइट टाइगर गिल्ड की। मिस्टर बूजी से कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो वहाँ पर था लेकिन उसने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि मैं भी वहाँ पर मौजूद था, इसलिए मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ब्राउनस्टोन ने लोगों की मदद नहीं की। गिल्ड मास्टर से कहते हैं तो इसका मतलब तुम्हें जरूर पता होगा कि कौन सा बंदा था जो रेड गेट के अंदर था जिसने उनके लोगों को बचाया। मिस्टर बूजी से कहते हैं मैं लास्ट सीन तक वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता कि आउटसाइडर कौन था, लेकिन अगर मैं गेस करूँ तो साथ ही वो चुप हो जाती है और कहते हैं लेकिन मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद भी कंफर्म नहीं। गिल्ड मास्टर से कहते हैं मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, तो मॉनिटरिंग डिवीजन वाले अपना मुंह तब तक नहीं खोलते जब तक तुम लोगों को कंफर्म ना हो जाए। चलो छोड़ो इस बात को, वैसे भी मैं ज्यादा क्यूरियस हूँ उस बारे में जो कि जेजू आइलैंड से एक एड मिली है जिसके पर निकले हुए हैं। मिस्टर बूजी कहते हैं हाँ यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि हमें वहाँ पर समुद्र के किनारे एक मरी हुई पर वाली चोटी मिली है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं कि वो बिना मरे उनका यहाँ तक आ सकते हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग इस बात को कंफर्म किए बगैर ही अपनी हंटर्स की टीम को वहाँ पर भेजेंगे ताकि उन डीमन चोटियों को मारा जा सके। गिल्ड मास्टर से कहते हैं मैं इस बात को समझता हूँ, हमारा गिल्ड तुम्हें पूरी सपोर्ट करेगा। गिल्ड मास्टर से कहते हैं लेकिन एक और बात है, आज बिल्डिंग बी में बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है, ऐसा क्या है वहाँ पर? मिस्टर बूजी कहते हैं मुझे नहीं पता। गिल्ड मास्टर से कहते हैं लेकिन मुझे पता है। मिस्टर बूजी कहते हैं चलिए मैं वहाँ पर चलकर देखता हूँ, मुझे लगता है शायद कोई नया हंटर है जो कि अपनी रीवैल्यूएशन के लिए आया है ताकि उसे नया रैंक मिल सके। गिल्ड मास्टर से कहते हैं नहीं रहने दो, मैं खुद वहाँ पर जाता हूँ। मिस्टर बूजी कहते हैं इसको देखकर लगता नहीं कि एक एस रैंक का हंटर है और एक गिल्ड का मास्टर है, लेकिन इसे धोखा नहीं खाना चाहिए। गिल्ड मास्टर से कहते हैं चलो फिर दोनों एक साथ चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं। और यहीं पर ये सब देखती है कि वहाँ पर क्या शोर मचा हुआ है जहाँ पर जिनों की रीवैल्यूएशन हो रही है। नेक्स्ट सीन वहीं का होता है। मैंने थोड़ी देर के बाद जिन्हों से कहते हैं हमारे पास जो डिटेक्टर है वो तुम्हारी एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए हम तुम्हारा रैंक मुहैया नहीं कर पा रहे। हमें अपने हायर अप से कुछ परमिशन चाहिए होंगी ताकि हम एक अच्छा सा डिटेक्टर इस्तेमाल कर सके जो ज्यादा पावरफुल हो। क्या तुम 3 दिन के बाद वापस हमारे पास आ सकती हो? 3 दिन के बाद हम तुम्हें तुम्हारा रैंक देंगे। वहीं पर छोटे गिल्ड के लोग भी खड़े होते हैं, बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैनेजर ने अभी ये कहा कि इसका रैंक मुहैया करना मुश्किल है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। उनमें से एक कहता है मैंने इससे पहले कभी एस रैंक का हंटर नहीं देखा जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा और डिटेक्टर इसको डिटेक्ट न कर पाए। वो सारे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कहीं ये लड़का साउथ कोरिया का 10वां हंटर तो नहीं है जो कि एस रैंक का हंटर है। वो सारे कहते हैं अगर ये वाकई में एस रैंक का हंटर बनने वाला है तो क्या ये हमारे गिल्ड को ज्वाइन करेगा? हमारा गिल्ड तो बहुत ज्यादा छोटा है, क्या हमें ट्राई करनी चाहिए? वहीं पर बैठा वो मोटा हंटर जो कि पहले कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, वो कहता है मुझे भी वैल्यूएट करो, मुझे भी अपना रैंक चाहिए। वो सारे छोटे गिल्ड में परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम एक एस रैंक के हंटर को दे सके, इसको तो भूल ही जाओ। हंटर्स एसोसिएशन के गिल्ड मास्टर जिनका नाम चोई जोंगिन है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सारे छोटे गिल्ड वाले ने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चोई जोंगिन का दूसरा नाम अल्टीमेट सोल्जर भी होता है। वो कहते हैं और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और यहीं पर हंटर्स गिल्ड के बारे में बताया जाता है कि हंटर गिल्ड साउथ कोरिया का वाइड हंटर गिल्ड है जिसके अंदर 2 एस रैंक के हीरो हैं। जिन्हों भी उसकी तरफ देखकर कहता है ये बंदा चोई जोंगिन है एक एस रैंक का हंटर। जिन्हों कहता है इसको अल्टीमेट सोल्जर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास 5 टाइप मैजिक है और इसकी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक सिंगल स्पेल से ये पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकता है और इसका निकनेम अल्टीमेट सोल्जर है। साथ ही जिन्हों असला का देखकर कहता है मेरा निकनेम क्या है? द वीकेस्ट हंटर। छोटे गिल्ड वाले सारे मेंबर्स कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं गिल्ड मास्टर यहाँ पर इस लड़के के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें पहले से पता होगा कि ये किस रैंक का हंटर बनने वाला है। वैसे भी टॉप गिल्ड को सब कुछ पता होता है कि कौन कहाँ पर किस रैंक का है। मिस्टर बूजी भी सोचते हैं ये तो वाकई में एस रैंक का हंटर निकला। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तब तो कोई साइन नहीं थे। चोई जोंग जिन्हों की तरफ देखता और कहता है इस शो को तो साइड पर रख दो, इसे देखकर ही लग रहा है जो हमारे साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर बनने वाला है। साथ ही वो जिन्हों की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को देख रहे होते हैं और कहते हैं मुझे किसी डिटेक्टर की जरूरत नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि ये वाकई में एक एस रैंक का हंटर है, इसलिए मुझे 3 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, मुझे इसे अभी अपने गिल्ड में लेना होगा। चोई जोंगिन आगे बढ़ते हैं और जिन्हों से कहते हैं मेरा नाम चोई जोंगिन है और मैं हंटर्स गिल्ड का मास्टर हूँ। मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर रीवैल्यूएशन के लिए आए हो, क्या तुम्हारे ज़हन में कोई ऐसा हंटर है जिसे तुम ज्वाइन करना चाहते हो? अगर तुमने किसी गिल्ड को ज्वाइन करने का नहीं सोचा हुआ तो तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। जिन्हों आगे बढ़ जाता है कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन नहीं करना। गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि जिन्हों उसकी बात भी नहीं सुनता और एटीट्यूड के साथ आगे गुजर जाता है। सारे छोटे गिल्ड वाले मेंबर्स वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं आगे जॉब पर हुआ क्या उसने इसको रिजेक्ट कर दिया? जबकि जिन्हों जाते हुए यही सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी 3 दिन है जब मुझे मेरा रैंक मिलेगा, लेकिन उससे पहले 3 दिन के अंदर मुझे दोबारा डीमन कास्ट में जाना होगा ताकि मैं अपनी मॉम के लिए मेडिसिन बना सकूं और मैं क्यों कर सकूं। चोई जोंग बूजी से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपने आप को प्रॉपर इंटरव्यू नहीं करवाया जो मुझे रिजेक्ट करके चला गया? यहाँ पे मैंने उससे ठीक तरीके से बात नहीं की। चोई जोंग पीछे की तरफ देखता है तो जिन्हों गायब हो चुका होता है। वो कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अगर इसे थोड़ी सी और ट्रेनिंग दे दी जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा असैसिन टाइप हंटर बनेगा। जबकि उसी वक्त दिखाते हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर भी बातें उस तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं अगर उसने हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया तो हंटर एसोसिएशन वालों के पास 3 एस रैंक के हंटर्स आ जाएंगे, उनका गिल्ड तो टॉप क्लास की हंटर गिल्ड बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुंचते हैं सामने चोई जोंग खड़ा होता है। चोई जोंग उनसे कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिन्हों से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चोई जोंग उसी तरफ देखकर कहता है इसका चेहरा तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे लगता है कि जब भागते हुए यहाँ पर आया है उस लड़की को रिक्रूट करने के लिए कि हम लोग उसे पहले रिक्रूट कर दें। मुझे लगता है कि ये जिन्हों के बारे में मुझसे पहले से जानता है इसलिए यहाँ पर भागते हुए आया है। चोई जोंग कहता है मुझे लगता है कि इसे उसके बारे में पहले से पता है या फिर रेड गेट के अंदर यही वो बंदा होगा जिसने इसके लोगों की जान बचाई थी, तभी तो यूनो यहाँ पर भागते हुए आया है। तो इसका मतलब वो लड़का वाकई में हास है, उसे तो हमारे गिल्ड नहीं होना चाहिए। चोई जोंग ऐसा आगे बढ़ता है और कहता है उस लड़की का एटीट्यूड तो आसमान पाया, मुझे नहीं लगता कि आसानी से उसे अपने गिल्ड में ले सकेगा। जबकि यूनो ये सोच रहा होता है कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, कहीं इसने उसको अपने गिल्ड में तो नहीं ले लिया। वो मोटा बंदा जो कि पहले बहुत ज्यादा नर्वस था वो अपनी वैल्यूएशन के बाद बाहर निकलता और कहता है मैं
सी रैंक का हंटर और बहुत ज्यादा खुश होता है, साथ में रो भी रहा होता है। नेक्स्ट सीन फिर से हॉस्पिटल का होता है। जिन्हों अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और कहता है अपनी मॉम के पास बैठे को देखते रहना, मुझे ऐसे लगता है जैसे अभी अपनी आंखें खोल लेंगी। उसकी मॉम की बीमारी का नाम इटरनल स्लम्बर होता है, यानी कि हमेशा की नींद। एक ऐसी नींद जिससे वो कभी नहीं जागेगी। एक ऐसी बीमारी जो जैसी टेंडेंस के गेट ओपन होना शुरू हुए तब फैली थी। जिन्हों फिर से मॉम के पास चढ़ जाता है और कहता है मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। डीमन कहा कि लोअर लेवल के डीमंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग है तो बॉस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। जिन्हों जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, मिस्टर बूजिन बाहर खड़े होते हैं, उनसे कहती है उस दिन डबल लेयर लंदन के अंदर क्या तुमने मॉन्स्टर्स को हराया था? आज तुम रीवैल्यूएशन के लिए गए हुए थे। मेरा व्यू पॉइंट तुम्हारे बारे में बिल्कुल चेंज हो चुका है। उस दिन तुम सिर्फ एक ईरे के हंटर थे। जिन्हों चीफ से कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर बूजिन से कहते हैं वैसे तुम्हारी मॉनिटरिंग डिवीजन का काम मॉन्स्टर्स की बजाय इंसानों के साथ डील करना है। अगर दूसरे बॉस में कहूं तो हमारा काम ऐसे हंटर्स को भी सजा देना है जो कि कानून को तोड़ते हैं। जिन्हों मिस्टर बूजिन से कहता है अगर जितना मुमकिन हो सके मैं तुम लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगा। मिस्टर बूजिन से कहते हैं हंटर्स के लिए सिर्फ हम ही एक कानून है, इसके अलावा उनको कोई भी नहीं रोकने वाला। और साथ ही वो जिन्हों से कहते हैं वैसे भी हमारी मॉनिटरिंग डिवीजन एस रैंक के हंटर्स के सामने बेकार है जो कि तुम करने वाले हो। मिस्टर बूजिन से कहते हैं आज तुमसे कोई मिलना चाहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है? उनसे मिल लो। हमारी हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन वो ही तुमसे मिलना चाहती है, वो इस तरह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ आओ। मिस्टर बूजिन जिन्हों को लेकर उस तरफ चले जाती है। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसका नाम गोगन ही होता है। गोगन ही अपना हाथ आगे करते हुए जिन्हों से कहती है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम गोगन ही है, चलो बैठ जाओ। बैठकर बात करती है। जिन्हों गोगन ही की तरफ देखा और कहता है हालांकि इसकी उम्र 80 से भी ऊपर हो चुकी है लेकिन एक एस रैंक का हंटर है, इसलिए इसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोगन ही मिस्टर जिन्हों से कहता है मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता था क्योंकि तुम एक एस रैंक के हंटर बनने वाले हो। जिन्हों से कहता है लेकिन अभी 3 दिन बाकी है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि मैं एस रैंक का हंटर हूँ या नहीं। गांधी जिन्हों से कहते हैं रीएग्जामिनेशन तो बिल्कुल बेकार है, वो तो एक बहाना है, मैं असल में तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि वो डिटेक्टर्स तो बिल्कुल बेकार है, वो सिर्फ लोअर रैंक की पावर्स को ही जान सकते हैं। अगर तुम एक एस रैंक के हो या फिर डबल एस रैंक के हो या फिर ट्रिपल एस रैंक के, वो डिटेक्टर तुम्हारे लिए बेकार है। जिन्हों कहता है तो फिर मुझे 3 दिन का टाइम क्यों दिया गया है? गांधी से कहते हैं क्या तुम इस प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हो कि हम लोग 3 दिन का टाइम क्यों लेते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल सके। जब भी कभी कोई एस रैंक का हंटर हमें मिलता है हम उसे 3 दिन का टाइम देते हैं ताकि हम लोग उसके साथ मुलाकात कर सके, ताकि कोई और उसे पहले न मिल सके। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो हमारी एसोसिएशन में मिस्टर बूजिन के अलावा और कोई भी टैलेंटेड हंटर नहीं है। वैसे भी कोई हायर रैंक का हंटर हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि बड़े डील वाले में बहुत ज्यादा पैसा फेंक देते हैं, इसीलिए तो हमारे बूजिन इतने ज्यादा हाथ होने के बावजूद किसी को